अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। 22 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है और मेरा फोकस तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे ही रहेगा, एटलीस्ट इन द बिगनिंग ऑफ दिस वीलॉग, जहाँ पर जो शरीफ जरदारी आसम टोला है उसने चीफ जस्टिस के तौर पे जस्टिस याहिया आफरीदी को, जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर के थे, पार्लिमानी कमेटी के जरिए उनका इंतखाब या चुनाव जो है वो कर लिया गया है और उनका नाम अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दफ्तर के थ्रू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के पास भेजा जाएगा। ताहम ये सूरत हाल इतनी सीधी नहीं है जितनी बज़ाहिर नज़र आती है। इसके अंदर एक ट्रिक, एक गेम प्ले जो है हमें नज़र आ रहा है और मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इस स्टेज पे मैं आपके सामने ये बात भी रखना चाहता हूँ कि वाइल मेरा ज़ाहिर है फोकस पाकिस्तान से रहेगा, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो खित्ते में और दुनिया में हो रही हैं। जो इस वक्त रूस के शहर काजान के अंदर ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है, जिसमें शिरकत के लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी और चीन के सदर जनाब शी जिनपिंग जो हैं वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और आज ही के दिन में दोनों की जो मुलाकात थी ट्यूसडे में, मेरा ख्याल है हो चुकी होगी इस वक्त तक। ट्यूसडे के दिन में प्रेसिडेंट पुतिन की एक तरफ हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी के साथ, दूसरी तरफ चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ। लेकिन कल जो दिन है उसमें एक्सपेक्टेड है मेरा ख्याल है वेडनेसडे के, जहाँ पर नरेंद्र मोदी के और चीन के जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनके दरमियान में एक बाकायदा बायलैटरल समिट होना है। इसके अलावा और भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। रशिया इस ब्रिक्स समिट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जो वेस्ट को और अमेरिका को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। इसी तरह से इसराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान में खासे इंटरेस्टिंग डायनामिक्स जो हैं वो इस वक्त प्ले कर रहे हैं, जहाँ कुछ लीक्स किए गए हैं या हो गए हैं कि इसराइल की ईरान पे हमला करने के हवाले से किस किस्म की तैयारी है। मैं इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। असल अगर आप कहें तो हक तो ये था कि इसी एक पूरी डेवलपमेंट के ऊपर मुझे पूरा वीलॉग करना चाहिए था, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी जो व्यूअरशिप है उसे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन मैं इन इश्यूज़ को डिस्कस करूँगा। अभी चलते हैं सीधा पाकिस्तान की तरफ। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नत्थी जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है उसकी तरफ। पार्लिमानी कमेटी ने, जिसका इजलास 4 बजे के बाद हुआ ट्यूसडे के दिन और जिसके टोटल 12 मेंबरान थे, लेकिन उसमें से 3 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की, उन्होंने उसका बाइकआउट किया। और वो जो 3 मेंबर थे वो थे बैरिस्टर गौहर, वो थे साहिबजादा हामिद रज़ा और वो थे जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र। 9 मेंबर जो इकट्ठे हुए उसकी 2 तिहाई मेजॉरिटी ने, बजाय इसके कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, जो कि सीनियर मोस्ट जज थे, उनके बजाय जो सबसे जूनियर थे 3 की लिस्ट में, उसमें से जस्टिस याहिया आफरीदी का उन्होंने चुनाव कर लिया। और अब ये कहा जाता है कि उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के थ्रू प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को भेजा जा रहा है और वो उसके हवाले से फाइनल जो है उसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो कर देंगे। लेकिन ये सूरत हाल इतनी सीधी नहीं है, इसके अंदर कुछ ट्रिक, कुछ प्ले, एक गेम प्ले इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बहुत से आस्पेक्ट्स हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में, एक से ज़्यादा वीलॉग में, मेरा ख्याल है बहुत क्लियरली ये कहा था कि लीगल सर्कल्स का एनालिसिस ये है सीनियर वकला का कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे, फॉर द रीज़न के बार एसोसिएशंस के कह रही हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को ना बनाया तो फिर हम एक तहरीक चलाएंगे और इसके हवाले से ज़ाहिर खासा कमोशन है और टर्बुलेंस है। एक दिन पहले मैंने, कोई अब से 12, 14, 18 घंटे पहले मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टेटमेंट्स भी देखी, अली अमीन गंडापुर की भी, बैरिस्टर सैफ की भी और भी बहुत से लोगों की, जहां बहुत बुलंद बांग दावे किए गए कि अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को अबाइड ना किया गया, तो फिर हम एक मुल्क गिर तहरीक इस हवाले से चलाएंगे। ये मुझे स्टेटमेंट जो है ये इसी किस्म की लगी जिस किस्म की चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर जिन्होंने कहा कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना करने दी गई तो वो ज़ाती तौर पे डी चौक पे आके एक तहरीक को लीड भी करेंगे और उनकी अपनी ज़िंदगी इतनी कीमती नहीं है जितनी कि इमरान खान की ज़िंदगी है। जब इस किस्म के दावे किए जाते हैं तो आपको शक हो जाता है कि कोई यकीन या सर्टेनिटी लोगों के पास पहले होती है। उस सूरत में यह था कि किसी न किसी शक्ल में मुलाकात करा दी जाएगी। जब मैंने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स देखी और बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स देखी तो मुझे लगा कि इनको अंडरस्टैंडिंग ये है कि मंसूर अली शाह साहब ही फाइनली चीफ जस्टिस बनेंगे और इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी किस्म की पोजीशन ले ली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बजाय जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं उनका चुनाव कर लिया।
इसमें किस किस्म का प्ले है मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन चंद जुमले में थोड़े से जस्टिस याहिया आफरीदी की तारीफ में उनकी जो बैकग्राउंड है वो एक्सप्लेन कर दूं कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो गालिबन पहले हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के ऐसे जस्टिस से जो गालिबन एक तो सबसे कम उम्र में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बन गए, बल्कि वो ऐसे हैं जो कोहाट फॉरवर्ड जो फ्रंटियर रीजन है उससे उनका ताल्लुक है, और यूं जो अर्सवाइल फाटा से ताल्लुक रखने वाले पहले ऐसे जज साहब थे जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने बड़ी कम उम्र में। फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब यहाँ पर हैं। अच्छा, दूसरी इनकी वजह शोहरत ये भी है कि जो 3 पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ वकीलों ने, और तीनों ही बाद में जज बने, उन्होंने मिलकर एक लॉ फर्म बनाई 1997 में। वो 3 थे जनाब अतर मिनल्ला साहब, याहिया आफरीदी साहब और मंसूर अली शाह, और उस फर्म का नाम भी कुछ आफरीदी शाह आफरीदी मिनल्ला मिनल्ला फर्म समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो ये तीनों उसमें इकट्ठे थे, इनको बहुत ज़्यादा कोलिजियल समझा जाता है। गुज़िश्ता चंद महीनों में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस याहिया आफरीदी ने मसलसल इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर और मंसूर अली शाह के पॉइंट ऑफ व्यू में और अतर मिनल्ला के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एक फ़र्क नज़र आता है। इस बैकग्राउंड को जहन में रखने के बावजूद लोगों को ख्याल यही था, और अभी भी है, कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या बात हुई कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनको नॉमिनेट कर दिया गया एज चीफ जस्टिस? उसकी वजह ये बताई जाती है कि जस्टिस याहिया आफरीदी के अभी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे 8 बरस बाकी रहते हैं। 8 बरस रहने का मतलब है कि अगर वो इस स्टेज के ऊपर चीफ जस्टिस बनते हैं तो 3 साल के बाद, जिस तरह से लॉ और कन्वेंशन है, चूंकि एक फिक्स टेन्योर कर दिया गया है चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस 3 साल से ज़्यादा आप नहीं रह सकते। कॉमन पार्लेंस अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो फिर आप बेंच का हिस्सा भी नहीं रहेंगे, फिर आप रिटायर होकर घर चले जाएंगे। तो जस्टिस आफरीदी को तो ये सूट करता नहीं है, तो फिर उनको इन्होंने नॉमिनेट क्यों कर दिया है? हैं भी वो तीसरे नंबर के। अच्छा, अब एक जहन में रखें कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने और भी की है। जब इन्होंने आर्टिकल 175A, जिसके तहत ये जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर सीनियर मोस्ट जज का नाम रिकमेंड करता था इन परसुएंस ऑफ द अल जहाद ट्रस्ट केस ऑफ 1996, तो जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसका नाम प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता था, और प्रेसिडेंट उस पर फैसला कर देता था, उसको कंफर्म कर देता था। ये था एक्चुअल आर्टिकल 175A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब उसके अंदर इन्होंने जो रद्दोबदल किया है, जहां पर 3 का पैनल है कि आप 3 सीनियर मोस्ट लोगों का पैनल जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी के सामने रखेंगे, और जहन में रखिए कि ये पार्लिमानी कमेटी सिर्फ एक दिन पहले, 24 घंटे पहले क्रिएट की गई है, जिसके 12 मेंबरान हैं, जिसमें 4 सेनेट के हैं और 8 जो है वो नेशनल असेंबली के हैं, और इसे अयाज सादिक साहब ने नोटिफाई किया। जहां इस पार्लिमानी कमेटी का और ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम इसके सामने रखे जाएंगे, वहां एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज भी इंट्रोड्यूस की गई, जिससे शायद बहुत से लोग वाकिफ ना हो। उसको कहते हैं क्लॉज ऑफ रिजेक्शन और रिबेलियन। रिफ्यूजल और रिबेलियन, या रिजेक्शन या रिफ्यूजल और रिबेलियन क्लॉज भी वहां इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये रिफ्यूजल और रिबेलियन क्लॉज क्या है? ये रिफ्यूजल और रिबेलियन क्लॉज ये कहता है कि अगर इन 3 जस्टिस में से अगर कमेटी पार्लिमानी किसी एक को सेलेक्ट करती है और वो रिफ्यूज कर देता है, तो फिर कमेटी किसी और को उन बाकी 3 में से नॉमिनेट करेगी, उसे ऑफर करेगी। अगर वो भी रिफ्यूज कर देता है तो फिर तीसरे को ऑफर करेगी, और वो भी रिफ्यूज कर देता है तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा उसके ऊपर बात जाएगी। अब अगर तीनों के तीनों रिफ्यूज कर देते हैं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर तीनों के तीनों रिफ्यूज कर देते हैं तो चौथे नंबर के ऊपर भला कौन है? चौथे नंबर के ऊपर है जनाब इस्टेब्लिशमेंट के शरीफ जरदारी आसिम रजीम सबके बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत और काजी फायज ईसा साहब की मनपसंद शख्सियत, वो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा फैसला किया नहीं, बल्कि सोचा भी नहीं। वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि काजी फायज ईसा और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करें। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम टिप है कि उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड करेंगे। लेकिन इस वक्त चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हैं कि कैसे होगा। अब ये जो रिबेलियन या रिफ्यूजल क्लॉज है, रिजेक्शन रिफ्यूजल रिबेलियन क्लॉज है, इसमें अगर जस्टिस याहिया आफरीदी रिफ्यूज कर देते हैं, और लॉजिक की डिमांड करती है कि वो रिफ्यूज कर देंगे कि मैं नहीं बनना चाहता इस स्टेज के ऊपर चीफ जस्टिस, बिकॉज सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट होता है, तो फिर दोबारा हुमा आके बैठेगा मंसूर अली शाह साहब के ऊपर। मंसूर अली शाह साहब पे ही क्यों बैठेगा अकॉर्डिंग टू द लॉयर्स? उसकी वजह यह है कि जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं, वो तो उनके तो निज़ाम बहुत ही खिलाफ है। यानी अगर मंसूर अली शाह साहब ने कोई इतना तंग नहीं किया निज़ाम को, बाकी किसी ने तो खैर किया ही नहीं तंग, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी से
तंगी है, दुश्मनी है निज़ाम को, वो मुनीब अख्तर साहब से। तो मुनीब अख्तर साहब की तो पॉसिबिलिटी कि उनको ऑफ़र किया जाए कमेटी की तरफ से कि आप चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बन जाएँ, 3 बरस के लिए इसकी चांसेस बड़े थोड़े हैं। तो फिर इसका मतलब है कि मंसूर अली शाह साहब के सर पे आके हुमा बैठेगा और ये इस तमाम चीज़ का फ़ैसला अगले 24 घंटों के अंदर-अंदर, बिकॉज़ अब जब दिन शुरू होगा तो ये 23 अक्टूबर का दिन जो है वो शुरू होगा, उसके बाद 24 है, इतना वक़्त नहीं करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 24 घंटे जो हैं वो इस हवाले से बड़े सिग्निफिकेंट है। इसमें जाके जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि द डस्ट विल सेटल, ये जो डस्ट है वो यहाँ जाके सेटल करेगी, फिर हमें पता चलेगा कि असल में इनका गेम प्ले और ट्रिक क्या है। इसमें क्योंकि ये जो क्लॉज़ ऐड किया गया है रिफ्यूज़ल का, रिजेक्शन का, रिबेलियन क्लॉज़ है, ये बगैर किसी वजह के इन्होंने ऐड नहीं किया। अच्छा, जब आप इसको चीज़ को देखते हैं, इस क्लॉज़ जिसका मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ, रिबेलियन क्लॉज़ का, तो आपको क्लियरली ये चीज़ भी नज़र आती है कि कैसा सारा का सारा कानून जो है वो सिचुएशन स्पेसिफिक, इन पर्सन स्पेसिफिक है। किसी भी तहज़ीब याफ्ता माशरे के अंदर कवानीन इन बुनियादों पे नहीं बनाए जाते। कवानीन उन ब्रॉडर इश्यूज़ की रोशनी में बनाए जाते हैं जो चैलेंजेस होते हैं किसी रियासत को या ढांचे को। इन व्यू ऑफ दोज़ चैलेंजेस आप कवानीन को बनाते हैं। आप कवानीन जो हैं वो बिल्कुल शख्सियात के लिए या सिचुएशंस के लिए टेलर करके नहीं बनाते, लेकिन यहाँ पर ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ रही है। वेट फॉर 24 आवर्स कि यहाँ पे होता क्या है। एक नुक्ता मैं इस दलील के फ़ेवर में इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं ऐड कर दूँ। चूँकि बार एसोसिएशंस ने और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और मुख्तलिफ धड़े जो हैं उन्होंने शोर मचाया हुआ है, वो पहले से कह रहे हैं कि अगर सीनियॉरिटी के प्रिंसिपल को ओबे ना किया गया और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाया गया, तो फिर हम सड़कों पे निकलेंगे, वकला की एक तहरीक चलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि एक साइकोलॉजी में ट्रिक होती है कि पहले आप टेंशन को बिल्डअप करते हैं, उसको कहते हैं रैचेट अप करते हैं, उसके बाद आप उसको रिलीज़ कर देते हैं। तो क्योंकि हुकूमत को किसी भी सूरत की सूट नहीं करता कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बना के वकला को इश्ताल दिलाएं, एक मूवमेंट शुरू हो जाए, सड़कों पे एक फड्डा दोबारा नए सिरे से शुरू हो जाए। तो अभी भी पॉसिबिलिटी यही है, मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे समझ नहीं आती लॉजिक। मुझे लगता है पॉसिबिलिटी यही है कि 24 घंटे के बाद सूरत हाल यही डेवलप करेगी कि हुमा एक बार फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के सर पे बैठेगा, बिकॉज इन्होंने तमाम जो अरेंजमेंट किया है फ्रेमवर्क का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट बची कुची रह जाएगी, उसके पास तो आएंगे सिविल मैटर्स, कत्ल के मुकदमात, प्रॉपर्टी के मामलात, कोई और इस किस्म के छोटे मोटे मामलात जो प्योरली पॉलिटिकल स्ट्रोक कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के मामलात हैं, जिनका ताल्लुक इलेक्शन 2024 से है, इमरान खान से है, तहरीक इंसाफ से है, बल्ले के छीने जाने से है, इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट से। ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जाएंगे, जिसे इन ऑल प्रोबेबिलिटी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हेड करना है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जस्टिस याहिया आफरीदी यहाँ से रिफ्यूज़ कर दें और उन्हें उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है उसके लिए उनको कंसिडर कर लिया जाए। उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 3 साल पूरे करने के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहेंगे, वो वहाँ से फारिग नहीं होंगे, रिटायर नहीं होंगे और अपने बाकी 5 साल भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गुजारेंगे और एक बार फिर वो फ्यूचर चीफ जस्टिस बनने की सीनियरिटी के लिस्ट में होंगे। अब तक ये आर्गुमेंट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं, अब लेट्स सी, बाकी तो फिर जो मंजूर खुदा होगा, कल देखते हैं कि इसमें मजीद क्या होता है। अभी मैं चलता हूँ और डेवलपमेंट्स की तरफ। इससे पहले कि मैं ब्रिक्स की तरफ चलूँ, रशिया और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स की तरफ चलूँ, हिंदुस्तान और चीन की तरफ चलूँ, चंद मजीद कमेंट्स पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से कि जो भी 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 26वीं आईनी तरमीम का जो सारा ड्रामा हुआ है गुज़िश्ता चंद महीनों का, इसके जो विनर्स हैं उसमें सबसे बड़े विनर्स 2 हैं, मौलाना फजल रहमान और दूसरी तरफ से बिलावल सरदारी। मौलाना की जो इसमें कामयाबियां हैं वो तो अब उसकी सिचुएशन बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही है। ये अब ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि पीपल्स पार्टी ने कंसीड कर लिया है और फैसल करीम कुंडी को हटाया जा रहा है एज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और उसकी जगह मौलाना के साहिबजादे असद रहमान साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर होंगे। तो मौलाना ने एक चीज़ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हासिल कर ली, वो जो रात गए मौलाना की और बिलावल की मुलाकातें और कलरफुल मुलाकातें होती रहीं, उसका एक नतीजा तो आपके सामने आ गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा लोग कहते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि मौलाना ने सबसे बड़ा फ़ायदा ये उठाया कि मौलाना को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की वजह से अपनी ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो मौलाना का एरिया है, डेरा इस्माइल खान का और वो लकी मरवत और उन तमाम इलाकों में, वहाँ मौलाना को जो शदीद तनकीद का सामना था, वहाँ मौलाना का जो पूरा सपोर्ट बेस जो है वो घबराया हुआ था, वो डिफेंसिव के ऊपर था। मौलाना बदनाम हो चुके थे, मौलाना डीजल से रेस टू पावर 100 हो चुके हुए थे, मौलाना एक इंतहाई मकरू कैरेक्टर के तौर पे देखे जा रहे थे, एक साजिशी कैरेक्टर के तौर पे देखे जा रहे थे। मौलाना ने 4 हफ्ते की इस पूरी एंगेजमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुर्गा बना के, उनको बेवकूफ़ बना के, अपनी वो तमाम जो पॉलिटिकल टॉक्सिसिटी थी उसे एब्जॉर्ब करवा लिया है
लोगों ने और दुनिया ने देखा कि कैसे मौलाना के पीछे बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं, वो जनाब नमाज भी पढ़ रहे थे, मौलाना उनको लीड भी कर रहे थे, और किस तरह से यके बाद दीगरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1 दर्जन लीडर होंगे, जिसमें सलमान अकरम राजा भी शामिल हैं, जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर भी हैं, उसमें असद कैसर भी हैं, उसमें उमर अयूब भी हैं, उसमें इमरान खान का भी नाम लिया जाता है। उन सब ने मौलाना की लीडरशिप को सपोर्ट किया, मौलाना के बारे में पॉजिटिव बातें की, और यूं मौलाना ने सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर जो गुज़िश्ता 20 बरस की टॉक्सिसिटी थी पॉलिटिक्स की, उसको उन्होंने साफ कर दिया। इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की? इसको इस तरह में देखना ज़रूरी। एट द सेम टाइम मौलाना ने बिलावल के साथ, एक तो उन्होंने उसका कैश कर लिया कि गवर्नरशिप ले ली, मौलाना ने बिलावल के साथ एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर लिया है, जिसके नतीजे में दूसरी तरफ से टिप यह है कि चूंकि डिसफंक्शनल हैं, चूंकि शहबाज शरीफ सब डिलीवर नहीं कर पाते। ये और बात है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में डिलीवरी सिर्फ कोई एक ही शख्सियत है जिसने 3 डिलीवरीज कर दी हैं, लेकिन बहरहाल उसमें हम नहीं जाते। तो चूंकि शहबाज शरीफ सब डिलीवर कुछ नहीं कर सके पिछले 3 बरस में PDM 1 PDM 2 में, तो वहां पर एक इन हाउस चेंज हो सकती है और बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अगर बिलावल जरदारी इस डिसफंक्शनल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो जाहिर है कि मौलाना को और भी बहुत कुछ मिलेगा। अब इसमें एक और भी एक ब्रेन वेव है। ब्रेन वेव ये कहती है कि मौलाना हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की विकेट पे खेल रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उन्होंने पाइट पाइपर की तरह अपने पीछे लगाया हुआ था, उसमें बुनियादी ये था कि एक मसलसल आपने एक आस रखी, उम्मीद रखी कि कोई बेहतरी हो रही है। हालांकि नज़र इसमें बेहतरी क्या हो सकती थी? एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो लाई ही जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन के खिलाफ या जुडिशरी के खिलाफ, उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे कोई बेहतरी मिल सकती थी? लेकिन लारा ये था, उम्मीद ये थी, लारा लिपटा ऐसा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना के साथ चलती रही, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इफेक्टिव किस्म की कैंपेनिंग भी इसमें लॉन्च ना कर सकी, जिसके लिए आपको एक फ्रस्ट्रेशन चाहिए थी, क्योंकि आपको लारा जो है वो लगाया हुआ था। तो बहरहाल ये अब तक का एक एनालिसिस है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का। अब जरा चलते हैं रशिया, चाइना, इंडिया और ब्रिक्स की तरफ। चलते हैं ब्रिक्स के समिट की तरफ, जिसका आज मंगल के दिन 3 रोजा समिट का आगाज हुआ रूस के शहर काजान में, जो उसका एक वेस्टर्न सिटी है, तातार एरिया है ये। और यहाँ पर इसे कहते हैं बड़ी गैर मामूली अहमियत का ये समिट है, बिकॉज यूं तो ब्रिक्स जो है आपको पता है कि एक ओरिजिनल फॉर्मेशन थी ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक ब्लॉक की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन हाल ही में उसकी एक्सपेंशन हुई है और अब तुर्की और ईरान जो है वो उसके पार्टनर्स हैं, और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट लीडरशिप जो है वो इस हवाले से पहुँच रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये समिट है। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्यूसडे के दिन यहाँ पहुँचे, चीन के सदर शी जिनपिंग भी उनके बाद यहाँ पे पहुँचे। इसी तरह से ब्राज़ील के सदर नहीं आ सके, उनका कोई एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, ज़ख्मी हो गए वो, किसी वजह से वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान पहुंच चुके हैं शाम को, और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और आज ही के दिन में स्केड्यूल था, मैं कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात थी शी जिनपिंग के साथ, और प्रेसिडेंट पुतिन की एक बायलैटरल मुलाकात हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ थी। कल का दिन जो वेडनेसडे है उसमें एक्सपेक्टेड है कि एक बायोलेटरल समिट मीटिंग होगी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान, और उसकी कुछ मजीद इंटरेस्टिंग तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन इसकी कल का जो दिन है, जो वेडनेसडे का दिन है, वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो मुलाकात करेंगे, बायोलेटरल एक मीटिंग करेंगे ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ, और एक मीटिंग वो करेंगे तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये नोट करें कि थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो पहुंच रहे हैं कज़ान, और वो पुतिन के साथ एक बाकायदा इसमें हिस्सा भी करेंगे समिट में, और पुतिन के साथ अपनी एक स्पेशल मुलाकात भी करेंगे। नो वंडर कि ब्रिक्स के इस समिट को खासी तशवीश से अमेरिका में और मगरब के हलकों में देखा जा रहा है, जहां उनको लगता है कि रशिया ने इंक्रीजिंगली इसको एक मस्कुलर प्लेटफॉर्म के तौर पे कन्वर्ट कर दिया है, और जो टॉक्सिसिटी थी और जो यूक्रेन का सारा नैरेटिव था मगरब का, उसको डिसिपेट करने में और कमज़ोर करने में रशिया जो है वो ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रशिया इसको किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है, और वो ये है कि चूंकि रशियन फर्म्स और कंपनीज जो हैं उन्हें जो बैनुल अक़वामी डॉलर ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है स्विफ्ट, SWIFT, स्विफ्ट से जो बैंकिंग टू बैंकिंग रिलेशनशिप है, जिसके ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र होते हैं डॉलर डिनोमिनेशन में से, चूंकि स्विफ्ट से रशिया को बैन कर दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया, रशिया मुसलसल की कोशिश कर रहा है कि मेजर पावर्स के दरमियान फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई अल्टरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म या मैकेनिज्म हो, और उसके ऊपर भी यहाँ पर बहुत सा गौर जो है वो होना है। अब इसमें एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें अब आ जाएं इसके ऊपर कि इंडिया की और चीन की जो बायलैटरल समिट यहाँ पे है,
वैसे तो तकरीबन हर साल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान किसी न किसी बहाने से मुलाकात हो ही जाती है, साथ साथ टेंशन का भी वाविला है। आखिरी मुलाकात उनकी साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 2023 में गालिबन इसी तरह से सितंबर में हुई। लेकिन अब जो मीटिंग है इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि इस मीटिंग से पहले कई दिन लगा के हिंदुस्तान और चीन ने बड़ी रोबस्ट डिप्लोमेसी की और गालवान के बाद से उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसके ऊपर उन्होंने बॉर्डर पेट्रोल का एक मैकेनिज्म जो है वो सेटल कर लिया है। सो पहले के मुकाबले भी कहीं बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। यानी अब जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में मीटिंग होगी तो उनके दरमियान जो बेसिक बॉर्डर टेंशन है वो नहीं होगी, वो और बड़े इश्यूज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे, उसको उससे अलग कर दिया गया। एक और छोटी सी चीज़ देख लें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पहुँचने से पहले दिल्ली के अंदर एनडीटीवी ने एक वर्ल्ड समिट किया, जहाँ पे एक तरह से ये कहा जा रहा है कि कैसे एनडीटीवी ग्लोबल न्यूज़ और ग्लोबल एजेंडे को हिंदुस्तान से शेप करेगा। और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर एक तकरीर करके आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नई वर्ल्ड है, जो नई दुनिया है, उसमें हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक इसके साथ छोटी सी पख और लगा दें कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं उन्होंने एक इंडियन पब्लिकेशन को, जो उन्होंने यहाँ आने से पहले इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने रशिया की बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जो यूरेशियन लैंड मास है, यूरोप और एशिया का जो जॉइंट यूरेशियन लैंड मास है, जहन में रखिए कि 17वीं सदी के वस्त से पहले कभी भी यूरोप की टर्म ऐसा सच हुआ ही नहीं करती थी। एक यूरेशियन लैंड मास ही था। यूरोपियंस ने अपने आप को यूरोपियन समझा ही नहीं था। तो जो राइट पॉलिटिकल साइंस की टर्म है वो यूरेशियन लैंड मास है। तो एस जयशंकर का कहना है कि यूरेशियन लैंड मार्क पे सिर्फ 3 मेजर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। एक इंडिया है, एक चाइना है, एक रशिया है, और इन तीनों के दरमियान में बहुत बेहतर एकोमोडेशन है। अब ये पूरा जो आप प्लेटफॉर्म देखें इसमें ब्रिक्स में इस वक्त सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी पावर है, एक ऐसा मुल्क है जिसके दोनों तरफ अच्छी कम्युनिकेशन और रवाबित हैं, वरना अदरवाइज रूस, चीन, ईरान, तुर्की, उन सब के कोई बहुत बेहतर रवाबित नहीं है। और ब्राज़ील की लीडरशिप भी अक्सर अमेरिका और वेस्ट की खासी क्रिटिकल रहती है क्योंकि ब्राज़ील के सदर जो है यहाँ पे नहीं आए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल तो ये था कि मैं इसके हवाले से एक अलग वीलॉग करूँगा, लेकिन एटलीस्ट इस स्टेज पे मैंने इसको डिस्कस आपके सामने कर दिया। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले कि मैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान बड़े इंटरेस्टिंग जो डायनामिक्स हैं उनकी तरफ मैं चलूँ, जहाँ गुज़िश्ता 24 घंटे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ हुई है, मैं थोड़ा सा एक क्विक कमेंट कर दूँ कि आज ही के दिन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने ये कंफर्म किया कि करतारपुर साहिब का जो बॉर्डर कॉरिडोर है उस इनिशिएटिव को और फैसिलिटी को मज़ीद 5 बरस के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसको ज़हन में रखें कि सितंबर 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो इस फैसिलिटी का आगाज़ हुआ, और इसका राइटली सो इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जो है मिला और इस पर उनका बड़ा रोल भी था। लेकिन ज़हन में रखिए कि इसके पीछे जो इनिशिएटिव था उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा का इनिशिएटिव बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इसको इनिशिएट करने के लिए बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया, और ये एक खासा पुराना इनिशिएटिव था जिसको जनरल बाजवा ने इम्प्लीमेंट किया। दूसरी भी चीज़ ज़हन में रखिए कि जनवरी 2021 का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सीज़ फायर हुआ वो आर्मी टू आर्मी नेगोशिएशन के नतीजे में हुआ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट्स थी उसमें उनका कोई रोल नहीं था। इसको ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़े लो की टोन में ये कहा कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 बरस के लिए। अलबत्ता हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने खुद ज़ाती तौर पे इस हवाले से उन्होंने ट्वीट किया और बहुत उन्होंने पॉजिटिव इस हवाले से ट्वीट किया। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स में इस वक्त मैं नहीं जा सकता, लेकिन जो ये ऑप्टिक्स हैं इन ऑप्टिक्स पे आपको नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन ऑप्टिक्स का पाकिस्तान की आने वाली पॉलिटिक्स के साथ इसका एक ताल्लुक है। अब मैं चलता हूँ ईरान, इसराइल और अमेरिका के इंटरेस्टिंग डायनामिक्स की तरफ। अमेरिका में एक मातम हो रहा है, दुहाई है, एक बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटे से। और वो शोर क्या है? वो शोर यह है कि अमेरिका की 2 इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, जो एक इंटेलिजेंस एजेंसी जियोस्पेशल इंटेलिजेंस जो है, अमेरिका में पता नहीं कितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये भी एक तरह से समझें कि CIA के सेटअप ही की एक्सटेंशन है। लेकिन जियोस्पेशल इंटेलिजेंस की इसराइल के डिफेंसिव पॉस्चर के हवाले से 2 रिपोर्ट्स जो हैं वो लीक हो गई हैं। अब वो लीक कर दी गई हैं, वो हैक हो गई हैं, ये क्लियर नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। जॉन किर्बी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की टीम के स्पोक्सपर्सन है, वाइट हाउस के बिहाफ पे बात करते हैं, उनका कहना यह है कि प्रेसिडेंट बाइडन को बड़ी इसके हवाले से तशवीश है, वो बड़े कंसर्न है। इसी तरह जो स्पीकर ऑफ द हाउस हैं रिपब्लिकन माइक जॉनसन, उन्होंने भी बड़ी दुहाई दी हुई है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि ये कैसा हो गया और इसराइल की मिलिट्री की सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे लीक हो गई। और मशरक़ वस्ता में जो टेलीग्राम
जिस तरह से व्हाट्सएप है, इसी तरह से जो टेलीग्राम है, उस साइट के ऊपर वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्लेस कर दिए गए हैं, और ये किसने किया, ये कैसे हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। इसराइल में इस हवाले से खासी परेशानी, तशवीश और ज़ाहिर गुस्सा पाया जाता है कि उनके 2 किस्म की ये रिपोर्ट्स जो लीक कर दी गई हैं, जो लीक हो गई हैं किसी तरह से। मैं भी आता हूँ क्या है मामला ये। एक तो इसराइल की एयरफोर्स की तमाम जो सैटेलाइट यानी सैटेलाइट इमेजरी है, जिससे पता चलता है कि इसराइल की एयरफोर्स किस किस्म की एक्सरसाइजेस कर रही है, किस किस्म की तैयारियां कर रही है ईरान पे हमला करने के लिए। और दूसरा ये है कि जो मिलिट्री एसेट्स हैं इसराइल के, वो किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं। ज़हन में ये भी रखिए कि जो थर्ड है, जो मिसाइल सिस्टम की बैटरीज हैं, वो भी एक आध दिन पहले इसराइल को मिल चुकी हैं। और इसके बाद इसराइल किसी भी वक्त, क्योंकि इसराइल को टेंशन यही है कि अगर हम करेंगे तो ईरान काउंटर अटैक करेगा, तो ईरान के काउंटर अटैक को रोकने के लिए अबव एटमॉस्फेयर ये जो थिएटर सिस्टम है, जो थर्ड है, उसकी बैटरीज भी पहुंच गई हैं अमेरिका की तरफ से, वो लगा भी दी गई हैं। अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस है ऑस्टिन लॉयड थर्ड, उन्होंने इसको कंफर्म भी किया है। और 100 के करीब अमेरिका के इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सपर्ट्स जो इनको मैनेज करेंगे, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे आपको ये पता चलता है कि वो इसराइल, जैसे इसराइली और अमरीकी, खास करके अमरीकी मगरबी ज़राए इब्लाग ने ऐसा प्रेजेंट किया है कि वो तनहा एक बहुत बड़ी ताकत है खित्ते की। वो दर हकीकत कोई बड़ी ताकत नहीं है, वो किसी से भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको हर जंग लड़ने के लिए अमेरिका की तमाम तर अस्करी सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो चाहिए होती है। यानी ईरान पे हमला करना था इसराइल ने, अब उस बात को 22 दिन गुजर चुके हैं, वो ईरान पे हमला ही नहीं कर सकता, बिकॉज जब तक उसको खतरा ये है कि ईरान की जो भी काउंटर स्ट्राइक होगी, उस काउंटर स्ट्राइक को वो अमेरिका की मदद के बगैर हैंडल ही नहीं कर सकता। ये तो इसका खैर बहरहाल एक पहलू है। अब ये रिपोर्ट्स क्या लीक हो गई हैं, एक एयरफोर्स के हवाले से, एक मिलिट्री के हवाले से, ये एरियल है, ये सैटेलाइट है। और ये बताया जाता है कि ये रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी, जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये उसने आगे 5 आईज जो हैं, जो एक एंग्लोसफियर इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, जिसका मेंबर अमेरिका है, जिसका मेंबर कनाडा है, जिसका मेंबर ऑस्ट्रेलिया है, जिसका मेंबर यूके है, और उसका मेंबर न्यूजीलैंड है, उनके साथ भी ये शेयर हुई हुई थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये किसी ने हैक कर ली है, ईरानियन सोर्स ने, रशियंस ने हैक कर ली हैं, या ये लीक हुई हैं। लीक करने वाला कोई गद्दार है, या लीक विद पर्पस हुई। इस पे जो मैंने एनालिसिस देखा है, वहाँ पे खासा शक ये है कि ये विद पर्पस लीक की गई हैं, और इसराइल को ये एहसास दिलाया गया है कि आपके तमाम प्लान्स के ऊपर हमारी नज़र है। एनालिस्ट ये भी कहते हैं, खास करके इसराइली, कि इससे पता चलता है कि बावजूद उस स्पेशल रिलेशनशिप के और एलाय होने के, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल की एक एक जो मूव होती है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। अब यहाँ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? यहाँ सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिपोर्ट्स में से ये भी पता चलता है कि जो टारगेट्स हैं वो इस्फहान के करीब इसराइली एयरफोर्स ने सेलेक्ट किए हैं। इस्फहान के करीब नतान्स का न्यूक्लियर साइट है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर और ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करना। मसला क्या है? क्योंकि अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं। अब आपकी 22 अक्टूबर ख़त्म हो रही है, 4-5 नवंबर को अमेरिका का इलेक्शन है, तो लिटरली 2 हफ्ते हैं अमेरिका के इलेक्शन में, और वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी बड़ी जंग हो जो डेमोक्रेटिक पार्टी या किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक के पार्टी के फॉर्चून्स पे या अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर असरअंदाज हो। तो यूँ इसराइल को ये एहसास दिलाया गया है कि हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, और आपको इस्फहान और नतान्स के ऊपर हमला नहीं करना। अमेरिकी साइड ये कहती है कि हमला करना है तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ऊपर करें, मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करें, ना ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमला करें, ना न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करें। अब होता क्या है, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन अभी यही चीज़ मैंने आपके सामने रखनी थी। अब मैं एक थोड़ी सी चीज़ ये कह दूँ बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड, मैंने जीवीएस न्यूज़ के ऊपर वीडियोस करनी बिल्कुल रोक दी हैं, बंद कर दी हैं। मैंने तकरीबन 10-12 दिन से कोई वीडियो वहाँ पे नहीं की। उसकी वजह यह है कि जब जीवीएस न्यूज़ पे मैंने वीडियो शुरू की थी तो मेरा ख्याल था कि वहाँ पर मैं रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा, उसके अलावा इंटरव्यूज़ वहाँ पे किया करूँगा। लेकिन बाद में जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का रोला रप्पड़ और एक उसकी डेस्परेशन होती है, उसमें मैंने जीवीएस न्यूज़ को डाल दिया, जिसके नतीजे में जीवीएस न्यूज़ का अपना जो जुदागाना तशख़्ख़ुस था रीजनल इंटरनेशनल के हवाले से, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो गया, वो इसके साथ मर्ज कर गया। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जीवीएस न्यूज़ को रीजनल इंटरनेशनल इश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाए, और उसके अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह किया जाए, उसमें ये पाकिस्तान की डेली पॉलिटिक्स जो है उससे डिस्कस ना किया जाए। इस पर मुझे आपका फीडबैक चाहिए। आई लुक फॉरवर्ड टू लुकिंग योर कमेंट्स। थैंक यू।